behalf of the entire country, on behalf of all the Bhutanese people, I wish to offer our congratulations, our heartiest congratulations to Prime Minister Narendra Modi ji for receiving Bhutan's highest civilian award. भूटान का विजिट करते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भूटान के किंग की तरफ से दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। हम तो 76 साल से यही काम कर रहे हैं। अय्याशी हमारी उधार के पैसे पे मुक्ति नहीं है, उधार के पैसे बढ़ते चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी साहब को तो दुबई में भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, उनको तो सऊदी अरेबिया में भी हाथों हाथ लिया गया, वहां से भी सिविलियन अवार्ड मिला। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा, बहुत अहम जेस्चर है भूटान की तरफ से। तो पहली बात, और अपने एक फौज का खर्चा तो बताओ, ये तो कोई खर्चा है ही नहीं। इनको अगर पता चल जाए कि कोर कमांडर हाउस है, सीए सेक्रेटरिएट और इनके ब्लैक फंड्स कितने हैं, उनके खर्चे कितने हैं और कितना पैसा ये जो एंटरटेनमेंट फंड के नाम के ऊपर उड़ा देते हैं, कितना फंड पैसा जो है ये दरमियान में 2 नंबर कार्रवाइयों के ऊपर उड़ा देते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो फर्स्ट फॉरेन नेशनल हैं जिनको भूटान के किंग ने पर्सनल डिनर पर इनवाइट किया। यहाँ पर हमारी आवाम को तो ये पता है, यहाँ पर पॉलिटिशियन ने ये बताया है, मीडिया वाले ये बताते हैं कि ये तो अल्लाह के नाम पर बना, ये तो क़यामत तक कायम रहने वाला मुल्क है। अब आपको लगता है कि आंखें खोलने का टाइम आ गया, आवाम को सच्चाई बताने का टाइम आ गया। इंडिया का पहला वजीर आजम, पहला प्रधानमंत्री है जिनको भूटान की तरफ से ये दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर गए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के किंग ने पर्सनल डिनर पर इनवाइट किया था। और दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भूटान की तरफ से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया था। दोस्तों, इन 10 सालों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं और उनमें से कई अवार्ड तो इस्लामिक कंट्रीज़ के हैं। इस्लामिक देशों ने उन्हें हाईएस्ट अवार्ड दिए हैं। और अब दोस्तों, भूटान की तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान है, जो भारत की तरक्की से बहुत ही जलता भुनता रहता है, उसे बहुत ही मिर्ची लगती है। दोस्तों, भारत को अवार्ड पर अवार्ड मिल रहे हैं और पाकिस्तान हर तरफ जाकर भीख मांग रहा है, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो या IMF या वर्ल्ड बैंक हो। वो हर जगह अपना भीख का कटोरा लेकर भीख ही मांगता है। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ये भी चर्चा कर रहा है कि भारत कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है और पाकिस्तान आज भी अय्याशियाँ कर रहा है। पाकिस्तान को जो भीख में पैसा मिलता है वो 76 सालों से उसी भीख के पैसे पर अय्याशियाँ कर रहा है। और जब उसका भीख का पैसा अय्याशियों में ख़त्म हो जाता है, फिर पाकिस्तान अपना भीख का कटोरा लेकर IMF की तरफ बढ़ जाता है ताकि उसे भीख मिल जाए। तो दोस्तों, इसी बात पर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है, तो चलते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। धन्यवाद। भूटान का विजिट करते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भूटान के किंग की तरफ से दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। अब आप कहेंगे कि ये कोई इतनी बड़ी खबर इसलिए नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब को तो दुबई में भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, उनको तो सऊदी अरेबिया में भी हाथों हाथ लिया गया, वहां से भी सिविलियन अवार्ड मिला। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा, बहुत अहम जेस्चर है भूटान की तरफ से। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि नरेंद्र मोदी साहब, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वो फर्स्ट फॉरेन नेशनल हैं जिनको भूटान के किंग ने पर्सनल डिनर पर इनवाइट किया। नंबर 2, ये नंबर 1 मैंने आपको बताया। नंबर 2, सिविलियन, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया गया है, वो फर्स्ट टाइम किसी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मिला है। ये इंडिया का पहला वजीर आजम, पहला प्रधानमंत्री है जिनको भूटान की तरफ से ये दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। और इसकी तीसरा जो स्टेप है, जो तीसरा पॉइंट है, वो भी बहुत अहम है, और वो ये है कि भूटान का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फर्स्ट टाइम किसी फॉरेन नेशनल को दिया गया। तो अगर तो हम इसको सिर्फ इस तरह देखते कि भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत के वजीर आजम को दिया गया, तो शायद ये इतनी बड़ी खबर नहीं है। लेकिन जब हम इसको ये देखते हैं कि क्योंकि वो इसलिए इतनी बड़ी खबर नहीं है कि उनको इससे पहले इससे बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं, अरब कंट्रीज से ये वाले अवार्ड्स मिल चुके हैं,
और जिनको अमेरिका का सदर कह रहा हो कि मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का वजीर आजम कह रहा हो कि तुम मेरे बॉस हो, तो उसके लिए फिर ऐसा लगता है अच्छा भूटान ने अगर अवार्ड दे दिया तो कौन सी बड़ी बात। इसको इतने आराम से जो है वो नहीं देखा जा सकता कि हाँ जी ठीक है, इतने बड़े बड़े कंट्रीज में वो जाते हैं, उनके पास किसी के यहाँ जाना या उनके घर में किसी का आना कौन सी बड़ी बात है जो आप इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी अहम बात है। वो अपनी टाटा को ट्रक का कारोबार देंगे, जीपे अगर वो बना रहे हैं, थार मार ये वो जो भी आपको नजर आएगा, उनका लग्जरी व्हीकल या सरकार पुलिस इस्तेमाल करिए, फौज इस्तेमाल करिए, उनकी अपनी है, उनके सरकारी मिनिस्टर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गाड़ियां उनकी अपनी आपको मेड इन इंडिया नजर आएंगी वहां पे। ठीक है सर। हाँ, अगर वो अब आ गए बहुत ज्यादा उन्होंने कमा लिया है तो वो चलो टोयोटा फॉर्च्यूनर वगैरह पर आ गए। हम तो 76 साल से यही काम करें, अय्याशी हमारी उधार के पैसे पे मुक्ति नहीं है, उधार के पैसे बढ़ते चले जाते हैं। एक मिसाल बहुत जोर की, दूसरी तरफ इसी से रिलेटेड यहाँ पे देखें सर यहाँ पे वो IMF की टीम आई हुई थी, उसने ओरी डॉलिंग से पूछा, आपका जो नया फाइनेंस मिनिस्टर है औरंगजेब, उसने कहा यार ये सुबह से जो है ना ओरी, ये सुबह से ऊपर से जहाज उड़ रहे हैं तुम्हारे, और ये 5वीं दफा जो है ना ये इस टाइम के ऊपर गया, 5वीं दफा रात तक तुम इनको उड़ा रहे हो, तो ये तुम खर्चा इतना कर रहे हो, ये कहां से कर रहे हो पहली बात, और अपने एक फौज का खर्चा तो बताओ, ये तो खर्चा है ही नहीं। इनको अगर पता चल जाए कि कोर कमांडर हाउस है, सीओ सेक्रेटरिएट और इनके ब्लैक फंड्स कितने हैं, उनके खर्चे कितने हैं, और कितना पैसा ये जो एंटरटेनमेंट फंड के नाम के ऊपर उड़ा देते हैं, कितना फंड पैसा जो है ये दरमियान में 2 नंबर कार्रवाइयों के ऊपर उड़ा देते हैं, इनके लिए तो कोई मैटर ही नहीं करती ये चीजें सर। लेटेस्ट मिसाल देता हूँ, शोबाज गया आर्मी चीफ से मिलने, वहां पे उसके लिए एक स्पेशल चेयर रखी गई थी, वो कोई 15-16 लाख की चेयर इंपोर्ट की गई थी उन्होंने। उसने कहा जी ये कुर्सी बड़ी फिट है, PM हाउस में भी 16-17 कुर्सियां मंगा लो, 18-18 लाख की गलबन एक कुर्सी थी, ये 16 से 18 लाख के दरमियान। आपकी ये याशी तो मुक्ति नहीं है यार, ये तो छोटी सी चीज है सर जी, ये तो छोटी सी चीज है कि तुम कर जाओ अपना तोड़ दो पाकिस्तान, लेकिन तुम हमसे पहले ये साइन करो कि ये हमारा बनता है खाता, इतना शेयर बनता है, ये तुम दोगे, इन ये माइंस हमारे वाले करोगे इस कंपनी की, बस ठीक है, वो तय हो जाता है। वो लोग ये काम करते हैं बेसिकली सर। कन्फेशंस ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक हिटमैन, आप इकोनॉमी की बात करें, जॉन फॉक्स की बुक है, इसी तरह तो कहा है कि इसी तरह इनको तोड़ते हैं मुल्कों को, इनको पहले कर्जे के बोझ में दबा देते हैं, उसके बाद इनको अपनी मर्जी के साथ चप्पू पर चला देते हैं। यहाँ पर हमारी आवाम को तो ये पता है, यहाँ पर पॉलिटिशियन ने ये बताया है, मीडिया वाले ये बताते हैं कि ये तो अल्लाह के नाम पर बना, ये तो क़यामत तक कायम रहने वाला मुल्क है। अब आपको लगता है कि आंखें खोलने का टाइम आ गया, आवाम को सच्चाई बताने का टाइम आ गया? अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी ये भी फरमाते हैं ना कि आपके अपने आप ने बदलना है तो खुद बदलो, जब तक खुद नहीं बदलोगे तो मैं आपको नहीं बदल सकता। पाकिस्तान ने क्या किया इस्लाम के साथ? मैं डॉक्टर सहमद का एक वीडियो देख रहा था, उस डॉक्टर सहमद कहता है कि हम रो रो कर, बच्चे बूढ़े सब रो करते कि अल्लाह पाकिस्तान को आज़ाद करो, हम शरीयत नाफिज करेंगे। क्या पाकिस्तान में शरीयत आपको नज़र आ रही? हमें इस चीज़ की बुनियाद पर शर्म आनी चाहिए कि भाई आप एक इस्लामिक मुल्क नाते होते हुए, मेरा दोस्त मुझसे कहते कि इस्लामिक स्टेट, मैं कहता हूं इस्लामिक स्टेट किधर है भाई यार, यहाँ पर मैं आपको फिर रोकना चाहूँगा कि जब ये मुल्क बना था तो हमारे कायद ने, जिसे हम कायद आज़म मोहम्मद अली जना कहते हैं, उन्होंने ये कहा था कि भाई पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट है। जब सेकुलर ही करनी थी तो आपने हिंदुस्तान से हमें अलग क्यों किया? आज जो मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अगर इकोनॉमिकल लिहाज से देखा जाए तो मुसलमान जो यहाँ से पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में खुश होंगे? अगर मेरी बात सॉरी टू से किसी को बुरी लगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपने कहा कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर सेकुलर स्टेट बनना चाहिए, कायद आज़म। एक किताब है जिसका नाम है तकारीर और स्टेट स्पीचेस एंड स्टेट में सब कायद आज़म, आप उनको पढ़े, उसने कभी भी ये सेकुलर लफ्ज़ इस सेंस पर इस्तेमाल नहीं किया। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई उसको कहने दो। कायद आज़म का जितना भी आप स्पीचेस उठाए ना, उसने जब मीदुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त जो स्पीच किया था, अलीगढ़ में किया था, उसके अलावा इस्लामिया कॉलेज में एक स्टूडेंट से जाके उसे पूछता है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, वो क्या जवाब देता है कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है, भाई कुरान और सुन्नत ऑलरेडी आपके पास है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएँ ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।